नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अंतरा 12वीं कक्षा काव्यखंड 8वां पाठ मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत ही एक अच्छा सा पाठ है। 12 मासा का भाग 1 लेकर के। इसमें पद्मावत के 4 अंश हैं, छोटे छोटे अंश हैं जो अंशों में है 1, 2, 3, 4 इस तरह से बटे हुए हैं। तो पहला भाग लेकर उपस्थित हूँ और इसके मलिक मोहम्मद जायसी बहुत ही सूफ़ी परंपरा की एक मशहूर कवि हैं और 12 मासा पद्मावत से उद्धृत है। देखते हैं सामान्य सा परिचय इनका। अपने समय के सबसे बड़े सूफ़ी फ़कीर रहे हैं ये। अशरफ और बुरहान उन के शिष्य रहे हैं, उनके गुरु रहे हैं। अशरफ और बुरहान सूफ़ी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, है ना। और भारतीय लोक कथाओं पर आधारित जो उनका जो प्रबंध काव्य है ना, जिसका नाम पद्मावत है, ये प्रेमाख्यान का यानी कि लव स्टोरी का सबसे बड़ा काव्य सृजन है। ये उस समय का, भक्ति काल का। सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ राजस्थान भारत के राजा रत्नसेन की प्रेम कहानी है ये वस्तुतः। इनकी अन्य रचनाओं में अखरावट, आखिरी कलाम उपलब्ध रचनाओं में ये 2 ही नाम उपलब्ध हैं इनकी रचनाओं में। लेकिन इनकी जो पूरी जो इनकी ख्याति है मलिक मोहम्मद जायसी जी की, उसका कारण इनका प्रबंध काव्य पद्मावत ही है। देखते हैं इनका ये जो प्रस्तुत अंश है, इसका प्रतिपाद्य संदर्भ प्रस्तुत अंश जायसी कृत पद्मावत से लिया गया है। नायिका नागमती अपने नायक राजा के से अलग होने की दुखद स्थिति का वर्णन है। वस्तुतः रत्नसेन पद्मावती से प्रेम करते हैं तो वो अपनी पत्नी को यानी कि नायिका को, नागमती को छोड़कर चले गए हैं, है ना। उस स्थिति का वर्णन है। और 12 मासा जैसे कहते हैं ना, हमारे भारत हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल के 4 आखिरी जो 4 महीने हैं, उन 4 महीनों का इन्होंने 4 अंशों में वर्णन किया है। 1, 2, 3 इस तरह से। पहला अंश उन्होंने लिया है, 9वां महीना लिया है, फिर 10वां, फिर 11वां और फिर 12वां महीना। पहला 9वां महीना होता है आपका मार्गशीर्ष, जिसको अगहन बोलते हैं। हिंदी में अगहन बोल देते हैं और वैसे पंचांग की भाषा में उसको मार्गशीर्ष बोलते हैं। और आप सबकी विद्यार्थियों की जानकारी के लिए, प्रिय छात्रों की जानकारी के लिए बता दूं, और सभी छात्रों को, सभी को हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हमारे देशी महीनों के नाम हैं, वे नाम अवश्य मालूम होने चाहिए। और किन किन महीनों में, अंग्रेजी के किन किन महीनों में कौन कौन से महीने गुजरते हैं, आते हैं, इन सब की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो ये 9वां महीना होता है, चैत्र से शुरू होता है, वो तो एक अलग विषय होगा। लेकिन 9वां महीना होता है अग्रहण। अग्रहण यानी कि नवंबर दिसंबर का महीना होता है। ठंड की स्थिति होती है। उसी ठंड भरी स्थिति का यहाँ पर जो ठंड है, उससे उसकी स्थिति को, उसकी विरह पीड़ा को वह ठंड और बढ़ा रही है, नायिका की विरह पीड़ा को। और वो जो है काग यानी कौवे और भंवरे के माध्यम से अपने नायक को इस प्रकार संदेश भेज रही है। देखते हैं इसकी व्याख्या। पहला पद है, अगहनम देवस घटा निसी बाढ़ी। अगहन महीने का जैसा कि बता चुका हूँ। दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। अग्रहण का महीना है। देवस का मतलब है दिन। अग्रहण के इस महीने की जो दिन होते हैं इसके, ये छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी होने लगती हैं, यानी कि कालावधि बढ़ जाती है रात की और दिन की घट जाती है। निशी यानी कि निशा यानी रात्रि बढ़ जाती है। दूभर दुख सो जाए किमी काढ़ी, क्योंकि वह अपने नायक से अलग है, अकेली है, तो उसकी जो दूभर स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है, वह स्थिति और ज़्यादा बढ़ गई है। वो किससे बताए, वो किसको कहे? तो कौवे और भंवरे को वो अपना दुखड़ा सुनाती है। अब धनी देवस बिरह भाराती,
अब उसकी पत्नी बताती है, स्वयं को बताती है कि हे कौवे, हे भंवरे, अब जो मैं नागमती हूँ ये रात भर विरह में जलती रहती हूँ। जरय विरह किस तरह से? जरय जिरह विरह ज्यों दीपक बाती, जैसे दीपक में बत्ती जलती है ना, उसी प्रकार से मैं भी जल रही हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण है यह। कांपा हिया जनावा सीयू, सीयू मतलब शीत, शीत यानी कि ठंड। ठंड जो होती है वो इतना अधिक महसूस हो रही है कि मानो कपकपी हृदय, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना, कई जो ज़्यादा ठंड होती है तो सांसें फूलने लगती है, तो इसका मतलब है कपकपी छूटने लगती है। और तो पे जाई होई संग पीयू, जो कुछ तो अच्छी सौभाग्यशाली हैं जिनके साथ अपने अपने प्रियतम हैं, लेकिन यहाँ तो घर घर चीर रचा सब काहू। और इस सर्दी की स्थिति में घर घर में जो पूरे घर की जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, वे कपड़े निकाले जा रहे हैं। मोर रूप रंग ले गई नाहू, और नाथ, नाहू मतलब प्रियतम यानी कि नायक, वो तो रूप और रंग सब कुछ लेकर के अपने साथ लेकर चले गए हैं, है ना। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा दुस्सह हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रही है। और पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, एक बार जो छोड़ के क्या गए कि पलट करके फिर देखा भी नहीं, पलट कर कभी आए भी नहीं। अबहू फिरे फिरे संग रंग सोई, है ना। अब अगर अब भी आ जाए तो वही वाला रंग रूप मेरा वो आ जाए, मेरी कांति लौट जाए, मैं जो क्षीण हो गई हूँ, मुरझा गई हूँ, वो फिर से हरी भरी हो जाऊँ, ये आशय है उसका। सियरी सियरी अगिनी बिरहिनी ही जारा, है ना। जब क्या ठंड इतनी हो रही, सियरी मतलब ठंडी इतनी ज़्यादा है, शीत की जो शीतता है, उसका जो ठिठुरन है वो इतनी ज़्यादा है कि हृदय और मान लीजिए जो है पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जा रही है, विरह वेदना और ज़्यादा बढ़ रही है। सुलगी सुलगी दग्धै भय छारा, और सुलग सुलग करके वह जो है दग्ध हो गया है, मानिए कि जल सा गया है। और यह दुख दगध न जाने कंतु, कंतु प्रियतम नायक के लिए कह रही है वो नागमती कि यह जो दुख है मेरा वो नहीं जानता है, शायद नहीं जानता है। जोबन जन्म जरय भस्मंतु, है ना। ये जो मेरा यौवन है, युवावस्था है मेरी, इसको जो है वो जला रहा है, भस्मीकृत सा हो रहा है। इस तरह से वह अपना दुख प्रकट कर रही है। इसीलिए वो कौवे और भंवरे से कहती है, फिर से कहती है अपनी स्थिति, वो कौवे और भंवरे को सुनाती है। पियसों कहू संदेशड़ा, संदेशड़ा मतलब संदेश, मैसेज, मेरे प्रियतम से ये मैसेज कहना, ए भंवरा ए काग, हे कौवे और हे भंवरे, तुम मेरे प्रियतम से यह संदेश कहना। शोधने बिरह जरी मुई, है ना, तेहिक धुआं हम लागी, ऐसा कहना कि हम काले इसलिए हो गए हैं कि वो इतनी विरह में जल रही है कि उसके धुएं से हम काले हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर दृष्टांत दिया है इन्होंने कि जैसे आग से कौवा और भंवरे दोनों काले होते हैं, दोनों का रंग काला होता है, तो दोनों से इस प्रकार कहना कि ऐसे भस्मीभूत हो गई है नायिका यानी कि नागमती स्वयं कि वह उसके धुएं से हम भी काले हो गए हैं। इसलिए हे कौवे, हे भंवरे, इस प्रकार मेरा संदेश मेरे प्रियतम को आप सुनाओ। इस प्रकार से इसकी व्याख्या से प्रश्नों का, पहले प्रश्न का पहले 2-3 अगहन मास की विशेषता बताते हुए नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अब ये जो पहला सा प्रश्न है, हमने पूरी कविता लाइन बाय लाइन इसकी अगर व्याख्या ठीक से समझ ली ना, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। अगहन महीना बताया है, उसकी क्या स्थिति है नायिका की, ये टोटल इसमें प्रतिपाद्य है, पूरा का पूरा वर्णन यही है। शीत के मारे उसकी स्थिति खराब हो रही है। और फिर इस तरह की व्याख्या की बात करते हैं काव्य सौंदर्य, तो तत्सम तद्भव ठेठ अवधि भाषा है। ये तद्भव भी है, तत्सम तद्भव तो खैर दोनों ही भाषाएं होती हैं, भाषाओं में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द होते हैं।
उसके बाद अवधी भाषा, जैसा कि बताया अवधी भाषा है। फारसी की मसनवी शैली है। एक अच्छी विशेष बात है कि ये चूँकि सूफी प्रेम मार्गी परंपरा से आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तो ये इनकी जो शैली है विशेष रूप से वो मसनवी शैली है, जो इसमें जैसे अन्य प्रबंध काव्य अध्यायों में या सर्गों में विभाजित होते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्ग और अध्याय जैसा कुछ भी नहीं है इस पद्मावत के इस प्रबंध काव्य में। कथा निरंतर चलती ही रहती है, कुछ जगहों पर शीर्षकों आदि का उल्लेख अवश्य होता है। उसके बाद देखते हैं कि चौपाई और दोहा, ये कड़वक नामक छंद है दोनों में, दोनों की अवधी भाषा में दोहा और चौपाई, इसी शैली में जायसी जी ने पद्मावत की रचना की है। उसके बाद देखते हैं गेयता तो अपने आप में जहाँ दोहा और चौपाई है वहाँ तो गीत और आनंद भजन कीर्तन तो अपने आप ही है। चूँकि फिर देखते हैं ये इसलिए गेयता प्रधान है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार तो हर पंक्ति के अंत में है ही। उसके बाद ज्यों दीपक बाती, ऐसा उदाहरण दे करके ज्यों त्यों ऐसा होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। पुनरुक्ति, फिरे फिरे, सुलगी सुलगी आदि स्थलों पर पुनरुक्ति अलंकार है। और इस तरह से आप जो है लाइन बाय लाइन लिख करके किसी एक काव्य, जो भी काव्यांश आपको पूछा जाए उसकी व्याख्या आदि, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, अगर काव्य सौंदर्य लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।